चलिए स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ लाइसोसोम्स। इससे पहले हम डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पढ़ चुके हैं एंड नाउ वी विल स्टडी लाइसोसोम्स एंड फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज़ लाइसोसोम, कि लाइसोसोम्स का मतलब क्या है। लाइसोसोम्स दो लफ्ज़ से मिलके बना है। द फर्स्ट वन इज़ लाइसो, दैट मीन्स लाइसिस, एंड लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग, and the second one is somes, that arises from the word soma, and soma means body. So overall we can say that lysosomes are splitting bodies, कि ये ऐसे organelles हैं या ऐसी bodies हैं जो कि splitting में और lysis में help करेंगी। So these lysosomes arise from the Golgi apparatus. ये असल में Golgi apparatus से जनरेट होंगी। Golgi apparatus इनको वेसिकल्स की फॉर्म में इनके एंजाइम्स को पैक करके रिलीज़ करेगा एंड दीज आर आइसोलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डी ड्यूब इन 1949. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइसोसोम्स, या हम इनको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली लाइसोसोम्स आर द स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स और वेसिकल्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं जो कि गोल्जी अपरेटस से अराइज होंगे और इनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे। इनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एग्जिस्ट करते हैं वो अबाउट 40 टाइप्स के हो सकते हैं एंड दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर एसिड फॉस्फेटेजेस एंड सम अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब हमने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड देन वी आल्सो हैव गॉन थ्रू गोल्जी अपरेटस, देयर फंक्शंस एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस। अब हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और जो गोल्जी अपरेटस से लाइसोसोम्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, इन तीनों के दरमियान में क्या कोऑर्डिनेशन है, ये तीनों आपस में कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के हो सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिनमें प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स सिंथेसाइज होते हैं। The synthesized enzymes are released in the form of transport vesicles from the endoplasmic reticulum. These vesicles fuse to form the cisternae of Golgi apparatus. ठीक है, अब गोल्जी अपरेटस में इन एंजाइम्स की पैकिंग होगी, इनको सॉर्ट आउट किया जाएगा और इसके गोल्जी अपरेटस अपने ट्रांसफेस से सेक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में इनको सेक्रीट आउट कर देगा। अब ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जिसके अंदर एसिड फॉस्फेटेजेस एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जनरेट हुए थे, इस वेसिकल को लाइसोसोम कहेंगे। और ये लाइसोसोम जो कि अभी गोल्जी अपरेटस से ओरिजिनेट हुआ है, इसने अभी कोई काम करना स्टार्ट नहीं किया है, दिस लाइसोसोम इज़ नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, अब यहाँ से देख सकते हैं हम कि ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से सेल के अंदर जा रहा है। And we have already discussed this process in detail, that this process of taking in of any food particle by invagination of cell membrane in the form of vacuole is known as phagocytosis। कि phagocytosis के प्रोसेस के थ्रू ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सेल के अंदर ले जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। अब ये जो फूड वैक्यूल जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है सेल के अंदर गया है, इसको डाइजेस्ट कैसे किया जाएगा। This primary lysosome fuse with this food vacuole, and now in this form in which the primary lysosome is present in fused form with the food vacuole is known as secondary lysosome। यहाँ पे इसने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे जब ये फूड वैक्यूल के साथ अटैच्ड फॉर्म में फ्यूज फॉर्म में आ जाएगा तो इसको अब सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। अब चूँकि इसके अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट है और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये एंजाइम्स क्या करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल की डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना शुरू कर देंगे। Here you can see that this complex food material is broken down into simpler substances with the help of enzymes। और अब ये चूँकि ये एक पहले कॉम्प्लेक्स मटेरियल था और कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हो सकता, वो मेम्ब्रेन से निकल के सेल के अंदर डिफ्यूज़ नहीं हो सकता।
अब ये क्या है कि ये सिंपलर सब्सटेंसेस में डिफ्यूज़ हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, तो अब ये जो फूड मटेरियल है ये सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी सेल में ये मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा और सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो फूड मटेरियल जो सेल के बाहर से सेल के अंदर गया था ये स्टार्च है, और अब ये डाइजेस्ट हो गया तो ये ग्लूकोज की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। स्टार्च जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, वो मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, लेकिन ग्लूकोज मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होकर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। उसके बाद कुछ ऐसे मटेरियल भी बच जाएंगे जो कि अनडाइजेस्टेड है, उनकी डाइजेशन नहीं हुई है और सेल को उसकी ज़रूरत नहीं है। अलॉन्ग विद सम एंजाइम्स दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, कि ये वैक्यूल जो है जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल प्रेजेंट है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होगा और अपने अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है अलॉन्ग विद सम एंजाइम्स इनको सेल से बाहर रिलीज़ कर देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेल के अंदर आके फूड की डाइजेशन हो रही है। बाहर से फूड मटेरियल सेल के अंदर गया है फूड वैक्यूल की फॉर्म में और सेल ने फिर उसकी डाइजेशन शुरू की है, और ऐसी डाइजेशन जो कि सेल के अंदर हो रही हो उसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। लेकिन ये कुछ इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है ये डिफरेंट लोअर एनिमल्स में होती है, लोअर प्रोटिस्ट वगैरह में होगी, और जो हायर एनिमल्स हैं या हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें तो हमारे अंदर अगर हम देखें कि हम अगर कोई फूड खा रहे हैं तो उसकी डाइजेशन इंट्रासेलुलर नहीं होगी, बल्कि डाइजेशन हायर एनिमल्स में कैविटीज़ के अंदर होती है। कि अगर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो या तो डाइजेशन ओरल कैविटी में हो रही होगी, उसके बाद स्टमक में हो रही है, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेशन हो रही है, लेकिन सेल के अंदर नहीं हो रही। सेल के अंदर से कुछ एंजाइम्स सेक्रीट हो रहे हैं जो कि कैविटी के अंदर डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो उस टाइप की डाइजेशन को कहा जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एंड द डाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल इज़ नोन एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। फॉर एग्जांपल अमीबा में हमेशा डाइजेशन जो है वो इंट्रा सेलुलर ही होती है। अमीबा सूडोपोडिया बना के फूड मटेरियल को अपने फूड वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर लेके जाता है और उसके बाद उसकी डाइजेशन सेल के अंदर ही होती है। Along with this, another phenomena that takes place with the help of lysosomes inside the cell is known as autophagy. अब autophagy क्या मतलब है? Auto means self and phagy means eating. The term autophagy means self eating, कि यहाँ पे lysosomes जो हैं self eating में भी इन्वॉल्व होते हैं। अब ये self eating में किस तरह से इन्वॉल्व होंगे? ये हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम प्रेजेंट है, उसके बाद सेल में अब ये एक जो है वैक्यूल प्रेजेंट है जिसके अंदर वॉर्न आउट या ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया या सेल का कोई भी ऐसा ऑर्गेनल प्रेजेंट है जिसकी सेल को अब ज़रूरत नहीं है, और अगर सेल में ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं है या वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सेल के अंदर ही रहेंगे, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा, तो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करने में भी, वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया को, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करने में भी लाइसोसोम्स हेल्प करेंगे। लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज़ होगा और अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की मदद से, एसिडिक एनवायरनमेंट की मदद से इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा। अब इन माइटोकॉन्ड्रिया को या डिफरेंट ऑर्गेनल्स को, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत पेश ही क्यों आती है? सपोज़ अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि एक कोई भी पर्सन है और वो जो है वो वर्कआउट कर रहा है बहुत ज़्यादा, और अगर वर्कआउट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो उनके मसल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे होंगे। उनके ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर ज़रूरत है तो एनर्जी सेल को या बॉडी को किस फॉर्म में दी जा रही है? एटीपी की फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि एटीपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एटीपी बन कहाँ पे रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रही है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल जो कि एटीपी बना रहे हैं।
तो जैसे जैसे वर्कआउट ज़्यादा करते जाएंगे, मसल्स डेवलप होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन कुछ अरसे के बाद वर्कआउट करना छोड़ दिया। अब जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है बॉडी की, वो ऐसी नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत हो। अब जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया थे, उनकी सेल को ज़रूरत नहीं है, मसल्स को ज़रूरत नहीं है, तो वो अगर सेल के अंदर ही रहेंगे तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करेंगे। तो अब उनकी चूँकि ज़रूरत नहीं है, तो लाइसोसोम्स की मदद से उनको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, और उनको जो है जितने माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है वो सेल के अंदर रहेंगे और बाकी डाइजेस्ट हो जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ऑटोफेगी। अब इसके साथ साथ इनकी सेल लाइसोसोम्स एक और प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हैं, जो कि जिसे कहा जाएगा ऑटोलाइसिस। अब ऑटोलाइसिस और ऑटोफेगी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये कैसे मुख्तलिफ हैं कि ऑटोफेगी तो सेल के अंदर हो रही है, सेल के अंदर कोई भी मटेरियल, कोई भी जो ऑर्गेनल है उसकी डाइजेशन हो रही है, तो हम उसे ऑटोफेगी कह रहे हैं कि ये सेल अपने ही कोई भी वॉर्न आउट सेल्स हैं या वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया, उन्हीं को खा रहा है और उन्हीं को ख़त्म कर रहा है। लेकिन ऑटोलाइसिस में क्या होगा कि लाइसोसोम्स इसमें डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होंगे, कि इसमें सिर्फ सेल के अंदर एक ही ऑर्गेनल जो है उसकी डाइजेशन नहीं हो रही, बल्कि पूरे के पूरे बॉडी पार्ट की डाइजेशन हो रही है। अब पूरे के पूरे बॉडी पार्ट की डाइजेशन कैसे होगी? ऑटोलाइसिस, जो कॉमनली अक्रिंग ऑटोलाइसिस है, वो हम देख लेते हैं कि कैसे होगी। कि अगर हम लार्वल टेडपोल देखते हैं, टेडपोल जो है फ्रॉग की एक लार्वल स्टेज है। अब जब फ्रॉग फुली डेवलप हो जाता है, मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके अंदर तो टेल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन उसके टेडपोल के अंदर टेल प्रेजेंट होती है। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट या जब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में जैसे जैसे फ्रॉग मैच्योर हो रहा होता है तो टेडपोल से वो मैच्योर फ्रॉग में कन्वर्ट हो रहा होगा, एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो उस टेल ने डाइजेस्ट हो जाना है। अब टेल जो है डाइजेस्ट किस तरह होगी? लाइसोसोम्स की एक्टिविटी से डाइजेस्ट होगी, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ऑटोलाइसिस। अब इन दोनों प्रोसेसेस में एक और फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि ऑटोफेगी के प्रोसेस में लाइसोसोम जो है वो इसके साथ बिल्कुल फ्यूज़ नहीं होगा, मतलब अपने जो कंटेंट्स हैं वो सिर्फ इसके अंदर रिलीज़ होगा, लाइसोसोम खुद डीजनरेट नहीं होगा। लाइसोसोम अपने इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इस वैक्यूल के अंदर, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसके अंदर रिलीज़ कर देगा, और इन एंजाइम्स को यूज़ करते हुए माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी डाइजेशन हो जाएगी। लेकिन इस केस में क्या होगा कि लाइसोसोम्स जो है, अगर हम इस केस में ये भी कह सकते हैं कि लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग के तौर पे एक्ट करेंगे। सुसाइडल बैग के तौर पे कैसे एक्ट करेंगे कि ये खुद बिल्कुल बर्स्ट हो जाएंगे उस बॉडी पार्ट के अंदर। अगर टेल की डाइजेशन होनी है तो टेल के अंदर लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाएंगे। लाइसोसोम्स जब बर्स्ट होंगे तो उनके सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड एसिड फॉस्फेटेजेस बिल्कुल जो है सारे बाहर फैल जाएंगे, और जैसे ही वो वहाँ पे फैल जाएंगे तो वो सेल्स को डाइजेस्ट करना शुरू हो जाएंगे। और जब उस पार्ट के सारे सेल्स जो हैं वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, उनकी डाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा बॉडी पार्ट भी डाइजेस्ट हो जाएगा और वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। एंड दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ऑटोलाइसिस। अब हम इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं कि असल में जो है वो एसिड फॉस्फेटेजेस या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सिंथेसाइज कहाँ पे हुए थे? सिंथेसाइज ये हुए थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम्स की मदद से। जब यहाँ पे सिंथेसाइज हो गए तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इनको सिक्रीट आउट कर दिया, और सिस फेस ऑफ गोल्जी में ये आपस में फ्यूज़ होकर गोल्जी अपरेटस के सिस्टरने बनाना शुरू हो गए। गोल्जी अपरेटस में जाने के बाद गोल्जी अपरेटस ने इनको सॉर्ट आउट किया, इनकी पैकिंग की, और इनको इनका फंक्शन डिफ़ाइन किया, इनकी डेस्टिनेशन बताई कि इन्होंने कहाँ जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। और फिर इसके ट्रांसफेस से गोल्जी अपरेटस से ये इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीटरी वैक्यूल्स जो हैं वो सिक्रीट हो गए, और फिर इस वैक्यूल को जो कि बिफोर एक्शन है, ऐसा लाइसोसोम जिसने अभी अपना एक्शन परफॉर्म करना शुरू नहीं किया उसे कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। और फिर ये फर्दर डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हो सकता है। द फर्स्ट वन इज़ इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेकेंड वन इज़ ऑटोफेगी, एंड द लास्ट वन इज़ ऑटोलाइसिस। थैंक यू।